एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके और हमारा नाम रोशन कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे है सुनानी वो सुनेंगे आप शिप्रा मैम की ज़बानी। ये लास्ट लाइन मैंने किसी के कमेंट पर ऐड की है, उस बच्चे का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, पर अगर वो बच्चा देख रहा है सो थैंक यू सो मच। आपने मुझे बताया कि मेरी जिंगल पे थर्ड लाइन मेरे नाम से ही जुड़ेगी, सो थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट कि आज हमको क्या पढ़ना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई थी। मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था नर्वस सिस्टम का। मैंने उसमें बताया था कि कितने टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा। अब इंट्रोडक्टरी वीडियो ऐसे ही बनता है, ठीक है। जब हम एक एक करके एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो पूरे उसके अंदर तक उसका डाइसेक्शन करके उसकी चिरड़ी उड़ा देंगे, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कितनी सेल्स होती हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। ये हमें पता चल गया था कि कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम है, पूरा तो नहीं पर थोड़ा तो पता चल गया है। और जो भी बच्चे आज का लेक्चर देख रहे हैं और पिछला लेक्चर छोड़ा हुआ है, मेरी ये गुजारिश है, ये दरखास्त है कि आप प्लीज वो लेक्चर देखना, नहीं तो आज की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमें सबको ये लगता है कि भैया ऐसा है कि सिर्फ न्यूरॉन्स ही होते हैं जो सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ न्यूरॉन से आपका नर्वस सिस्टम बन जाएगा तो बिल्कुल गलत है बच्चों। हालांकि 10th क्लास तक तो हम यही पढ़ते हैं मैडम कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वही नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये बात सही है, पर क्या एग्जैक्टली सिर्फ न्यूरॉन से नर्वस सिस्टम बन सकता है? आज इसी क्वेश्चन को हम डिकोड करके इसका आंसर निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए, शुरू करने जा रही हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि आज का लेक्चर आपके लिए इजी बिजी होने वाला है, ठीक है। अब देखो, सो बेसिकली हाउ मेनी सेल्स वी हैव इन द नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं कहानी अपनी, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मैं जो है इस बोर्ड पर आई हूँ, ठीक है। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि मैं कहाँ गई और मैं ठीक ठाक हूँ कि नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख रहे हैं आप, चुस्त दुरुस्त एक नंबर। सो सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो है देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखते जाइएगा। बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल इन द नर्वस सिस्टम। अब 10th क्लास तक हमें ये नहीं पता था बच्चों, पर 11th क्लास में अब कुछ चीज़ें तो हमको एक्स्ट्रा जाननी पड़ेगी, नहीं तो 10th में ही पढ़े रहते हैं हम। सो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है। हमें पढ़नी है एक्साइटेबल सेल्स। लो, ये क्या हो गया? आप तो, हम लोगों को तो पता था कि न्यूरॉन होते हैं, पर सबसे पहले देखना है एक्साइटेबल सेल्स और दूसरे होते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है। एक होते हैं एक्साइटेबल सेल्स और एक होते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। इनका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्साइटेबल एंड नॉन एक्साइटेबल? जब कभी हमारे घर पे हमारा बर्थडे होता है तो हम सुबह से एक्साइट रहते हैं, हमारे बॉडी में ऐसे ऐसे सेंसेशन गुजरते हैं, हाँ वो लड़की आएगी मेरे बर्थडे में, हाँ वो लड़का आएगा मेरे बर्थडे में, कितना खुश रहते हैं। तो बॉडी इज़ वेरी मच एक्साइटेड और हमें अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स जो है वो बता रही है कि अभी तुम खुशी हो, अभी तुम बहुत ज़्यादा कूद रहे हो, सब रिस्पॉन्स तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। सो यू आर इन द एक्साइटेड स्टेट। पर आपको पता है कि आपकी बॉडी को एक्साइटेड स्टेट में लाने का कौन काम करता है बच्चों? आपकी बॉडी को एक्साइटेड स्टेट में लाने का काम करती है आपकी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल जिसका नाम होता है न्यूरॉन। समझ में आ गई बात? 10th क्लास तक हम ये समझते थे कि दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ये करीब 90 सेंटीमीटर की होती है, ये पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये एक्साइटेबल होती है। क्यों एक्साइटेबल होती है? ध्यान से देखें, बिकॉज ध्यान से देखो ये क्या क्या करती है, ये इंपल्स को जनरेट करती है, ठीक है। इंपल्स को क्या करती है? जनरेट। मैडम ये इंपल्स क्या होता है, थोड़ा ये तो बताइए जरा हमें। इंपल्स का मतलब होता है बच्चों सिग्नल, ठीक है। इंपल्स का मतलब क्या होता है? सिग्नल। जैसे मान लो कि आज मैं बहुत खुश हूं तो मुझे खुशी के सिग्नल मिल रहे हैं, उन सिग्नल्स को अभी के लिए हम ये मानते हैं कि वो इंपल्स हैं। वो आगे की जब हम सिग्नल ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, नर्व कंडक्शन पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो ये आपके सिग्नल्स को जनरेट करते हैं कि मुझे खुश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ध्यान समझना, ये इंपल्स को कंडक्ट भी करते हैं, ठीक है। ये इंपल्स को क्या करते हैं बच्चों? कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट का मतलब समझे आप? कंडक्ट का मतलब ये है कि इंपल्स जहां पर शुरू हुआ है उससे, उस जगह से लेकर न्यूरॉन तक घुमाने की। न्यूरॉन पता है कि आपको बहुत लंबा होता है, तो मान लो किसी न्यूरॉन ने सिग्नल को, इंपल्स को कैच किया, उसे पूरे न्यूरॉन में घुमाने का काम कहलाता है कंडक्शन।
समझ में आई बात? जैसे कि हम बिजली के सॉकेट पे प्लग लगाते हैं और बिजली दौड़ने लगती है ना, तो आप ये बिजली को कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर न्यूरॉन से सिग्नल को भेजना इज कॉल्ड एज कंडक्शन। ठीक है, तो इंपल्स को क्या करता है? कंडक्शन, एक पूरे न्यूरॉन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। पर क्या सिर्फ खुशी आपको एक ही पार्ट में लगती है कि भाई आज मेरा राइट वाला गाल बहुत खुश है, आज मेरा लेफ्ट वाला कान बहुत खुश है, ऐसा होता है क्या? खुशी तो पूरे शरीर में फील होती है। इसका मतलब ये कि जो सिग्नल एक पार्ट में जनरेट हुआ था उसे हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से 1500 न्यूरॉन से फलाना लाख न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं, ताकि पूरी बॉडी की हर सेल जो है वो फील कर सके दैट यू आर हैप्पी। समझ में आई बात? तो ये इंपल्स का ट्रांसमिशन भी करता है। समझ में आ गई बात? ये इंपल्स का ट्रांसमिशन भी करता है। तो बेसिकली जो भी सिग्नल आपको फील हो रहे हैं पूरे बॉडी में, सरसराहट, थरथराहट, फरफराहट, जो भी फील हो रहा है, इट इज ड्यू टू द न्यूरॉन बिकॉज इट इज द एक्साइटेबल सेल। इट कैन एक्साइट बाय देयर ओन, इट कैन जनरेट द सिग्नल, इट कैन कंडक्ट द सिग्नल एंड इट कैन ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द लैक्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ योर बॉडी। डन? इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी बात अब हम कर रहे हैं मेरे लाल, विच इज द नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल्स का मतलब ये नहीं है कि ये रोती हुई पड़ी रहेंगी, कोमा में पड़ी रहेंगी, कोप भवन में चली जाएंगी, इनके जो है मृत्यु के लिए सबसे बड़ा कारण है। नहीं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स का काम ये है कि भैया ये सारे काम नहीं करेंगी, वो सिग्नल ट्रांसमिशन कंडक्शन में उनका कोई रोल नहीं है। तो फिर मैडम रोल ही काय के लिए नर्वस सिस्टम में? देखो बेटा, जब इतना सारा काम न्यूरॉन कर लेगी, है ना, जब इतना सारा काम हम लोग करते हैं, जैसे किचन में मैं बहुत ही नौसिखिया प्राणी हूँ, तो जब मैं कट करती हूँ सब्जी तो कई बार मेरा हाथ कट जाता है, तो बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो रिपेयर करती हैं। तो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? दीज नॉन एक्साइटेबल सेल्स। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, अच्छा अभी आपको सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा रही हूँ और इनके हर एक एग्जाम्पल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नॉन एक्साइटेबल सेल्स को हम न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम इसे? न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स भी कह सकते हैं। व्हाई वी आर कॉल्ड एज न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स बच्चों? कि ये सपोर्ट करती हैं कि भैया तुम्हारी जगह यहीं है, तुम यहीं बैठी रहो, ज्यादा इधर उधर कूदने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटेक्ट करके रखती हैं। कभी अगर न्यूरॉन, देखो न्यूरॉन जितने हैं हमेशा जीवन में उतने ही रहेंगे, हम नया न्यूरॉन नहीं बना सकते, बट वी कैन रिपेयर द न्यूरॉन। ठीक है, और रिपेयर किसकी वजह से करते हैं? बाय दीज नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, अब अगली बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान समझना, ये कोई इंपल्स विम्पल्स, कंडक्शन वंडक्शन, मैसेज ट्रांसफर में कोई काम नहीं करेगी, पर ये सपोर्ट करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये बॉडी में, ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। अच्छा, तुम्हें अगर ये लगता है कि ब्रेन में ब्लड जाता है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि ब्लड की सारी चीजें जाती हैं, बट पूरा एज इट इज ब्लड हम पूरे ब्रेन में नहीं भेजते हैं। तो ब्लड और ब्रेन के बीच में ये कुछ सेल्स पाई जाती हैं। तो मान लो कि अगर ब्लड के थ्रू कोई इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फेक्शन को पार तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो ब्रेन में इन्फेक्शन ना पहुंच जाए। देखो बेटा, ऐसा है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन होगा तो तुम तो फलाना ढमाका एंटीबायोटिक खा के ठीक हो जाओगे, पर अगर ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन घुस गया तो तुम कौन सा एंटीबायोटिक खाएगा? तो तुमको बहुत ज्यादा सर्जरीज, बहुत क्रिटिकल एंड वेरी हाई डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में बीच में ब्रेन और ब्लड के बीच में ये सेल्स पाई जाती हैं, जो कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को ब्लड से ब्रेन में आने नहीं देती। इट मीन्स टू से दैट कि दीज सेल्स मेक्स द ब्लड ब्रेन बैरियर। समझ में आ गई बात? वी कैन ट्रांसपोर्ट द थिंग्स फ्रॉम द ब्लड टू ब्रेन, ठीक है, पर ब्लड एज इट इज नहीं पहुंचा सकते आप। ठीक है, डन? ओके, आपका ब्रेन, जो आपको पता है आपका ब्रेन कितने केजी का है? 1.5 kg का ब्रेन होता है। समझ में आई बात? यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बात करूंगी मैं। आपका ब्रेन, ये सेल्स और क्या काम करती हैं, अभी तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। ये सेल्स आपकी बॉडी में ब्रेन में पाए जाने वाले एक स्पेशल फ्लूइड को बनाती हैं, जिसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, आपका ब्रेन जो होता है वो 1.5 kg का होता है। लड़कियों का थोड़ा कम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां गधी होती हैं। उतना पार्ट हम ऑलमोस्ट 1-2% ही तो यूज करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, ब्लड तो पहुंच नहीं पा रहा, तो कोई फ्लूइड तो चाहिए, तो इसे आप कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, पढ़ाऊंगी इसके बारे में, टेंशन ना लो बिल्कुल। अब ये जो फ्लूइड है ना, वो भी यही सेल्स बनाती हैं। तो आपको पता है 1.5 किलो का ब्रेन होने के बावजूद आपको कभी भारी नहीं लगेगा।
समझी गई ली क्या बोला मैंने? 1.5 किलो यहाँ पर 1.8 kg 1.5 kg लेके घूम रहे हो पर कभी भी भारी नहीं लगेगा। कारण क्या है कि ये आपको एक प्रकार की बयोंसी प्रोवाइड करता है। आपको पढ़ा होगा किसी चीज में फ्लूइड भर दो तो उसका वेट तैरने हल्का हो जाता है, फिजिक्स है थोड़ा सा, ठीक है। तो जिसकी CSF की वजह से आपका ब्रेन जो है वो लाइट फील करता है। डन। तो सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ब्लड ब्रेन बैरियर, CSF फॉर्मेशन और भी बहुत सारे काम करते हैं। इसके अलग अलग प्रकार हैं जिनके बारे में मैं आपको लिख देती हूं, जब मैं पढ़ाऊंगी तो एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। सबसे पहली जो होती हैं वो होती हैं एस्ट्रोसाइट। सबसे पहली मतलब जो हम लोग को पढ़नी है, एस्ट्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्टार शेप की होती हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोग्लियल सेल्स के बारे में, माइक्रोग्लियल सेल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एपेंडाइमल सेल्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, एपेंडाइमल सेल्स के बारे में। उसके बाद अब कहाँ लिखूं यार, चलो बेटा जगह दे दो मुझे। हाँ, अब चौथा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, या इन्हीं को हम श्वान सेल्स भी कह सकते हैं। नाम सुना सुना सा लगा ना कुछ? श्वान सेल्स कहीं सुना है क्या 10th में? जरा बताना मुझे। सो बेसिकली दीज आर द सेल्स विच इज फाउंड इनटू द नर्वस सिस्टम। तो अगर मेरे लाल तुमको ये लगता है कि तुम इसके ये कोई काम की नहीं, तो ऐसा नहीं है। पूरे नर्वस सिस्टम का 50% जो हिस्सा होता है, ठीक है, पूरे नर्वस सिस्टम का 50% जो पार्ट होता है वो यही सेल्स बनाती हैं। तो 50% वो है, 50% ये है, दोनों जो है तो सखी रखी है, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। डन। तो 50% सेल्स जो होती हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। डन। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब ये कहानी तो आपने सीखी। नाउ अब अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स लगाए होंगे, ठीक है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने लगाए होंगे, तो मैंने आप लोगों को जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ाया है। कहाँ पर ये लेक्चर मिलेगा मैं आपको बता दे रही हूँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वहां पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। बेसिकली मेरे लाल वी हैव 3 जर्म लेयर्स, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है सबसे पहले वो 3 लेयर में अरेंज होती हैं उनकी सेल्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, जितनी भी सेल्स हैं आपके पूरे नर्वस सिस्टम में वो सब एक्टोडर्मल ओरिजिन होती हैं। कौन सी ओरिजिन होती हैं? एक्टोडर्मल ओरिजिन होती हैं, सिवाय एक सेल के, एक्सेप्ट वन। वो एक क्या है एक्सेप्ट वन, वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। पूरी जो सेल्स होती हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, सिवाय एक के। वो एक की कहानी क्या है वो मैं अभी आपको सुनाऊंगी, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक एक सेल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एक्साइटेबल सेल मींस द न्यूरॉन, और उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स, मतलब न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स को हम और क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स, जो मैं लिखना भूल गई थी। इनको न्यूरोग्लियल सेल्स, ग्लियल सेल्स कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स, ग्लियल सेल्स कुछ भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूरॉन्स मेरे बच्चों, ठीक है। क्या बताना है अब मुझे बताना है न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। न्यूरॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो न्यूरॉन के टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बात करने से पहले अच्छा है कि हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। मैं इसको ना पूरा मिटा देती हूँ और ठीक है, और फिर मैं आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले ओके, पढ़ाने से पहले न्यूरॉन के बेसिकली कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। ये बहुत 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 मज़ेदार चीज़ है, ध्यान से देखना, ठीक है। न्यूरॉन के बेसिकली कितने हिस्से होते हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है डेंड्राइट्स, ठीक है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है डेंड्राइट्स। दूसरा जो हिस्सा है वो है साइटोन, ठीक है। तीसरा जो हिस्सा है वो है एक्सॉन, ठीक है। तीसरा जो हिस्सा है वो है एक्सॉन। 3 हिस्से होते हैं न्यूरॉन के, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक न्यूरॉन का डायग्राम, देन विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले चलो बनाते हैं हम लोग चलो देखो, ध्यान से देखते जाना, अलग अलग कलर से ड्रॉ कर दे रही हूँ जिससे तुम लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। ये सबसे पहला जो हिस्सा हम लोग बना रहे हैं ये क्या है? दिस इज द साइटोन, ठीक है। और ये जो ब्रांच्ड प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है
दिस इज द डेंड्राइट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, डन। अब ध्यान से देखना क्या बना रही हूं मैं, और उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, ये देखो, उसके बाद मैं एक अलग कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा मोटा ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। ओहो, सीधी लाइन खींचने पे कम खत्म हुआ, बड़ा प्रॉब्लम है यार, ठीक है। ये क्या है, एक्सॉन, अब ये मैं लेबल भी करूँगी तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। ओके, उसके बाद कौन से कलर से बनाऊँ, कौन सा कलर, ब्लू ले लूँ क्या, पिंक ले लेती हूँ, ठीक है, इट विल लुक्स गुड, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये क्या है आपका एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, ठीक। अब एक एक करके, ऐसा लग रहा है कि किसी का पाम है ये, बट लेट इट बी। अभी हम एक एक करके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला हिस्सा क्या है, डेंड्राइट है, ठीक है। अब डेंड्राइट देखो आपको कैसा दिख रहा है, हाईली ब्रांच्ड, ठीक है, ये जो रेड रेड है ना बच्चों, ये क्या होता है, न्यूरॉन का डेंड्राइट। देखो बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम में जो फंक्शनल सेल होती है उसको कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो आपके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। अगर मेरे हाथ में गरम तवा रख देंगे तो मैं तुरंत हटा लूंगी, तो मुझे कैसे पता चला कि गरम तवा रख रही हूँ, यहाँ पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं वो सिग्नल को लेकर जाते हैं ब्रेन में, और फिर ब्रेन से सिग्नल वापस आते हैं न्यूरॉन के थ्रू, कहाँ पर, आपके हाथ में, और फटाक से आप हटा लेते हो। बहुत स्पीड होता है, 120 मीटर पर सेकेंड, मतलब 120 मीटर ट्रेवल करता है आपका सिग्नल एक सेकेंड में। किसके थ्रू, क्योंकि लंबी सेल्स होती हैं, तो जितना लंबा होगा समय उतना जो है तो कम लगेगा। अब ये जो होते हैं इसे आप कहते हैं डेंड्राइट। ध्यान से समझना ये क्या करते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये रिसीव करते हैं सिग्नल को, ठीक है, इट रिसीव्स द स्टिमुलस। ध्यान समझते जाइएगा क्या बोल रही हूं मैं, ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, ठीक है, रिसीव्स स्टिम्युलस। अब आपके लिए स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस बेसिकली दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस और एक होता है इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है, टच, टेस्ट, पेन, प्रेशर, ठीक है, किसी ने चाटा जड़ दिया, किसी ने आपको धक्का मार दिया, किसी ने आपके गले पे चाकू रेत दिया, ये सब आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं जो बाहर से आपको समझ में आ रहे हैं। इंटरनल स्टिमुलस क्या होते हैं, इंटरनल स्टिमुलस क्या होते हैं, इंटरनल स्टिमुलस, पानी का लेवल ज़्यादा हो गया, नमक का लेवल कम हो गया है, शक्कर का लेवल ज़्यादा हो गया, ये सब इंटरनल स्टिमुलस होते हैं। पूरी बॉडी में इंटरनल स्टिमुलस को भी सिग्नल को कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट, और बाहर से जो सिग्नल आ रहे हैं उन्हें भी कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स, ठीक है, डन। अब ध्यान से समझना, तो ठीक, तो ये हो गया हमारा डेंड्राइट, ठीक। डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। तो मैडम कहाँ से सिग्नल को रिसीव करता है, बेटा बाहर से जो आ रहे हैं उनको भी रिसीव करता है, और अगर अंदर कोई चेंज हो रहा है तो उन्हें भी रिसीव करने का काम करता है। अब ये जो पार्ट आपको स्टीलेट शेप का दिखाई दे रहा है, स्टीलेट समझते हो, स्टार, ठीक है, स्टार, ध्यान से देखो, ये जो स्टार शेप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे आप कहते हो साइटोन। मैं लिख देती हूँ इसी के अंदर, ठीक है, इसे आप कहते हो साइटोन। साइटोन का दूसरा नाम क्या होता है, इसे आप कहते हैं पेरिकैरियन, ठीक है। साइटोन का दूसरा नाम क्या होता है मेरे बच्चों, पेरिकैरियन। पेरी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम साइटोन कहते हैं। किसका न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस मैडम आप तो कुछ बता ही नहीं मेरे को, हम लोगों को। ये देखो, ये सेंटर पर पाया जाता है इस साइटोन का न्यूक्लियस, डन, देख रहे हो, सेंटर पर पाया जाता है इस साइटोन का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो काले रंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को आप क्या कहते हो, साइटोन। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब ध्यान से देखना मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं, अभी अंदर वाला साइटोन मिटा दे रही हूँ, समझ गए ना। आगे की बात देखते हैं। अब इस साइटोन में एक ग्रैन्यूल पाया जाता है, ग्रैन्यूल समझते हो ना, दानेदार स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां से आप सिग्नल कहां लेकर आओगे, साइटोन में, ठीक है। तो यहां पर कुछ दानेदार संरचनाएं, स्ट्रक्चर पाई जाते हैं, ठीक है। आपको पता है इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल, ठीक है। इसे हम, थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि एग्जाम में मुझे जगह नहीं मिलेगी इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इसे हम कहते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल। ध्यान से समझते जाइएगा बात को, ठीक है, नीजल्स ग्रैन्यूल। अब बहुत सारी स्टडीज के बाद इसका फंक्शन पता चला। आपको पता है नीजल ग्रैन्यूल है क्या बच्चों, ये कुछ नहीं है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, और किसका क्लस्टर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये
ये राइबोसोम है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ग्रुप है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, सेल में हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या करते हैं बेटा, प्रोटीन बनवाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और प्रोटीन कौन सा प्रोटीन बनाएंगे, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है, जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ना, वो किस रूप में होता है, इस प्रोटीन के रूप में होता है, जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। खैर ये अभी आपको याद नहीं रहेगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट। डेंड्राइट सिग्नल को लेता है और वो साइटोन को सिग्नल दे देता है। साइटोन में सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ कुछ ग्रैन्यूल वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर को मेरे लाल कहते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल। नीजल्स ग्रैन्यूल क्या है, वो राइबोसोम और ईआर का ग्रुप है वो, और मैंने आपको पढ़ाया है कि वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। काहे के लिए प्रोटीन बनाता है बेटा, जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ना, वो इस केमिकल के रूप में ही होगा, हम पढ़ेंगे डिटेल में उसके बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने का काम करेगा। डन। अब आगे की बात करते हैं। इसमें कुछ, अब मेरे पास कलर, कौन सा कलर लूं यार, ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फाइबर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो न्यूरॉन की सेल को एक स्केलेटन, देखो बेटा शरीर में मांस बहुत है पर अगर हड्डी नहीं है तो मांस बस पॉलीथीन में भरो और चलते बनो। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को एक ढांचा देने का काम करते हैं ये फाइबर्स, और इन फाइबर्स को हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल, जो कि स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा एक बात और मैं ध्यान से देखो कि ये नीजल्स ग्रैन्यूल ना इस डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं। तो आपको सवाल आ सकता है कि बताइए कि नीजल ग्रैन्यूल कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोन में भी पाया जाता है और डेंड्राइट में पाया जाता है। देखो साइटोन ऑप्शन होगा, डेंड्राइट नहीं होगा तो साइटोन पे टिक मार देना। साइटोन और डेंड्राइट रहेंगे और साइटोन रहेगा तो साइटोन और डेंड्राइट में आपको टिक मारना है, सवाल आ सकता है। तो नीजल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं वो आपके डेंड्राइट और साइटोन दोनों में पाए जाते हैं। साइटोन एक स्टार शेप का स्ट्रक्चर है, जो डेंड्राइट से जो भी सिग्नल आ रहा है वो साइटोन में आएगा। आगे बढ़े, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से मेरे बच्चों देखना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करने वाले हैं, ठीक। ये जो धसा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसको आप कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ध्यान से समझते जाना। एक्चुअली हिलॉक का मतलब समझते हो क्या होता है, जहां से पहाड़ शुरू होता है। तो यहां से देखो, यहां से ऐसा दबा, साइटोन खत्म हो गया, इतना ही था, और फिर जहां से दबा और उसके बाद एक्सॉन शुरू हो रहा है, तो पहाड़ शुरू हो रहा है यहां से, इसीलिए इसका नाम है एक्सॉन हिलॉक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी सेंसिटिव पार्ट। जो भी नर्व सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं, देखो यहां से आपने ले लिया, पर जनरेशन कहां से शुरू होगा, एक्सॉन हिलॉक से। ये याद रखिएगा, इट इज वेरी सेंसिटिव हिस्सा एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ सिग्नल। यहां से तो तुम लेता है बस, जनरेट कहां करता है, एक्सॉन हिलॉक में, और ट्रांसमिट कहां करेगा, यहां पर, और फिर देगा किसको, यहां से, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन को। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, साइटोन ये मिटा दे रही हूँ कि मुझे जगह चाहिए, ठीक, यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए साइटोन है, लिख देती हूँ यहाँ साइटोन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इस एक्सॉन का देखो, इस एक्सॉन हिलॉक है तो सब लोग सोचता है कि ये एक्सॉन का पार्ट होगा, पर सबसे बड़ी मूर्खता तुमने वहीं कर दी। एक्सॉन हिलॉक एक्सॉन का पार्ट नहीं है, एक्सॉन हिलॉक साइटोन का पार्ट है। ये याद रखना तुमने, तो गड़बड़ हो जाएगा काम, फिर मुझे मत बोलना मैंने बताया नहीं था, इसका पार्ट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है एक्सॉन। एक्सॉन हिलॉक के बाद यहां तक जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं, ये हिलॉक के बाद जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं एक्सॉन। अब मैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें ड्रॉ करने वाली हूं, जो तुमको समझ में नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। ध्यान से देखते जाना है ना। हमारे एक्सॉन जो होता है, ये एक एक करके बता रही हूं ना। देखो यहां पर मैंने तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की सेल बताई थी, जिसका नाम मैंने श्वान सेल बताया था। श्वान सेल इज अ टाइप ऑफ नॉन एक्साइटेबल सेल एंड इट इज अ न्यूरॉन सपोर्टिव सेल, ठीक है। तो ये न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करती है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपके ये एक्सॉन हिलॉक, मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, मैं बाद में लिख दूंगी, टेंशन ना लो अभी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास इस एक्सॉन के ऊपर, ठीक है, एक कवर पाया जाता है। जैसे हम लोग टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, वैसे ही इस एक्सॉन के ऊपर एक ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। आपको पता है वो ड्रेस क्या है, ध्यान से देखना, आपको पता है वो ड्रेस क्या है, वो ड्रेस है माइलिन शीथ।
वो ड्रेस है माइलिन शीथ, ध्यान से समझते जाना, वो ड्रेस है बच्चों माइलिन शीथ। एक्सॉन के ऊपर ऐसे एक कवर है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। ध्यान से समझिए, नहीं तो जीवन में कभी नहीं समझ में आएगा कि माइलिन शीथ कौन बना रहा है। ठीक है, ये है माइलिन शीथ। डन। ठीक है, अभी मैं लेबल करती हूँ। इस माइलिन शीथ को कौन बनाता है? ठीक है, माइलिन शीथ को बनाने का काम करती है एक स्पेशल टाइप की सेल जिसे हम कहते हैं श्वान सेल। ठीक है, ये देखो, श्वान सेल कंटिन्यूअस होती है। ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ काली वाली माइलिन शीथ है, एक्सॉन के ऊपर का कपड़ा है ये। इसको बना कौन रहा है? ये लाल वाले बिंदु, ये लाल वाली स्पेशल कोशिकाएं जिनका नाम होता है श्वान सेल। अरे सेल थ्योरी शिल्डन एंड श्वान ने दिया है ना, उन्हीं ने एक हो जाए, इसीलिए उनके नाम पर बनाया गया है। अब बेटा सेल है, सेल है, ध्यान से देखना, सेल है तो इसकी मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, देखो, सेल है तो इसकी मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, सेल है तो इसकी क्या होगी बच्चों? मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है ना, और इसका साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ये अगर सेल है तो इसकी मेम्ब्रेन भी होगी और इसका साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, तो ये एक सेल है। मैं अब मैं लिखते जा रही हूँ, ध्यान से देखना। ब्लैक वाला इज द माइलिन शीथ, एक एक करके लिख रही हूँ मैं। ब्लैक वाले को हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को कौन बनाता है? ये रेड वाली सेल्स जिसे हम कहते हैं श्वान सेल। श्वान सेल है, श्वान सेल नाम पर है, श्वान सेल्स है तो उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोई टेंशन नहीं, बना दो साइटोप्लाज्म। और मेम्ब्रेन भी बनेगी सेल की। सभी सेल ऐसी थोड़ी बिना ढांचे के थोड़ी काम करेगी। इस पर्पल वाली मेम्ब्रेन को हम लोग कहता है न्यूरोलेमा। क्या कहता है बच्चों? न्यूरोलेमा। ठीक है, अब ये पर्पल वाली क्या है? ये पर्पल वाली क्या है बेटा? ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कह दिया? इसलिए हम लोगों ने, अच्छा एक सेकेंड, इसलिए हम लोगों ने इसको कह दिया, देखो ध्यान से, एक्सोलेमा। क्योंकि एक्सॉन के ऊपर की मेम्ब्रेन है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? एक्सोलेमा। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की तो उसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, एक्सॉन के ऊपर की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, भाई सेल के अंदर फ्लूइड होता है ना, तो इसके अंदर भी फ्लूइड होगा, इसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। अब ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे मेरे बच्चे। प्लाज्मा लिख दिया, देखो मैं भी कम थोड़ी हूँ। देखो अब ध्यान से सुनना, ये सीक्वेंस आपको आ सकता है एग्जाम में। ये मैंने बनाया आउटर टू इनर, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए एग्जाम की सबसे आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है, तो आप बोलोगे न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा के अंदर क्या होता है? श्वान सेल। श्वान सेल के अंदर क्या होती है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के अंदर क्या होता है? माइलिन शीथ के अंदर क्या होता है? माइलिन शीथ के अंदर एक्सोलेमा। तो ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो हमने आउटर टू इनर बनाया। देखो, न्यूरोलेमा, श्वान सेल, माइलिन शीथ, एक्सोलेमा और एक्सोप्लाज्म। आ सकता है बाहर से अंदर की ओर, तो भूलेंगे नहीं सीक्वेंस कि न्यूरोलेमा को ही एक्सोलेमा बना दिया और कुछ का कुछ श्वान को जो है तो कुछ और बना दिया और फिर वहां जाकर जो है तो उल्टी कर दी और फिर बेहोश हो गए और बोले कि पेपर में हुआ ही नहीं सिलेक्शन। तो बेटा थोड़ा ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो श्वान सेल ने खुद की मेम्ब्रेन बनाई जिसको हमने कह दिया न्यूरोलेमा। वही सेल है तो मेम्ब्रेन तो बनाएगी ना, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है? तो न्यूरोलेमा श्वान सेल की मेम्ब्रेन होती है। श्वान सेल कंटिन्यूअस होती है, ध्यान से देखते जाना मेरी बात को जो मैं बोल रही हूँ। श्वान सेल कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, पर माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं है। माइलिन शीथ में देखो बीच बीच में गैप है कि नहीं है, पढ़ा रही हूँ उसके बारे में। और श्वान सेल कंटिन्यूअस, दो चीजें याद रखिएगा, श्वान सेल कंटिन्यूअस होती हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, पर माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं होती है, कारण पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपका सिग्नल आ जाएगा ये राउंड स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इसको तुम लोग पता है क्या कहता है? किस कलर से लिखूं यार? इसे कहते हैं हम लोग बच्चों एक्सॉन टर्मिनल। क्या कहते हैं मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी? इसे कहते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल। आपका जो सिग्नल है वो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे राउंड राउंड, जैसे कटोरी में अपन लोग खीर भर लेते हैं और फिर दबा लेते हैं ना, तो आपका सिग्नल जो ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। देखो जगह की बड़ी ही शॉर्टेज है, वैसे भी दुनिया में जगह की शॉर्टेज है, लोग जमीन के लिए तो लड़ रहे हैं ना। इसे कहते हैं हम साइनेप्टिक वेजाइकल। ठीक है, देखो ध्यान से देखना क्योंकि हो सकता है नहीं दिखे, पर मैं बोल रही हूँ 20 बार। तो आपका जो सिग्नल जो है एक्सॉन से जाता हुआ इधर उधर घूमता हुआ पहुंचा और वो एक राउंड स्ट्रक्चर में भर गया है और इस राउंड स्ट्रक्चर का नाम होता है साइनेप्टिक वेजाइकल। डन हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? एक्सॉन का काम क्या है?
ठीक है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द वर्क ऑफ एक्सॉन, ठीक है। साइटोन का काम क्या होता है, साइटोन का काम क्या होता है, कुछ नहीं होता है। साइटोन का काम होता है कि भैया सिग्नल को एक्सॉन की ओर ट्रांसफर करो, ठीक है। एक्सॉन का काम क्या होता है, कन्वर्ट सिग्नल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बस ये याद रखो कि एक्सॉन में जो सिग्नल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं, पढ़ा है फिजिक्स थोड़ा बहुत है, सिलेबस खत्म होने वाला है तक पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो होते हैं जो आयन से के अंदर आने बाहर जाने से प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्सॉन का काम होता है कि सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। एक्सॉन टर्मिनल में कटोरी में सिग्नल भरा हुआ है जिसे हम साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, ठीक है। सो ये हुआ स्ट्रक्चर किसका बच्चों, ये हुआ स्ट्रक्चर आपके डिटेल्ड न्यूरॉन का। डन हो गई इतनी बात। अब मैं आपको आपकी स्लाइड्स दिखा देती हूँ, ठीक है। स्लाइड्स देख लोगे तो थोड़ा तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैं घोड़े के जैसा लिखती हूँ, पर ठीक है। सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यही पढ़ाया मैंने आपको, न्यूरॉन्स, दीज आर द एक्साइटेबल सेल्स। दूसरी होती है न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स। कौन कौन सी होती है पढ़ाया मैंने, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। पूरे नर्वस सिस्टम की सारी सेल्स एक्टोडर्मल ओरिजिन की है एक्सेप्ट वन, वो कौन सी है बताएगी मैं अभी। चलो आगे देखते हैं। न्यूरल टिश्यूज जो होते हैं, मतलब वही सेम चीज लिखा हुआ है, वहां पर मैंने न्यूरोग्लियल सेल्स का डिटेल दिया, यहां पर मैं आपको बता देती हूँ न्यूरॉन का। न्यूरॉन में क्या क्या होता है बच्चों, न्यूरॉन में क्या क्या होता है बताओ, डेंड्राइट होता है, एक्सॉन होता है और साइटोन होता है। इसमें क्लासिफिकेशन कैसा किया, सेल बॉडी और प्रोसेस जो बाहर निकला हो। सेल बॉडी से क्या क्या बाहर आता है, उनके चुड़ैल जैसे डेंड्राइट बाहर आते हैं जिससे वो सिग्नल लेते हैं, उसमें नीजल ग्रेन्यूल होता है और उससे एक डंडा बाहर निकलता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं। उसकी लेबलिंग ये भूलेंगे नहीं, ठीक है, ओके। थोड़ा डिटेल देख लीजिए। इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके बिना नर्वस सिस्टम नहीं बन सकता। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई काम नहीं, वैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के बिना कोई काम नहीं। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। वी ऑलरेडी साइटोन को हम सोमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन जो है, ठीक है, ओके। लुक एट दिस, इजंट इट सो अमेजिंग डायग्राम? यस इट इज, ठीक है, यस इट इज अ वेरी गुड डायग्राम। ध्यान से देखते जाना, ठीक है। इसमें एक एक चीज, अभी जितनी मुझे जरूरत है मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी, ठीक है। ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है इसको कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे लाल, डेंड्राइट। ये देखो इसमें क्या है, ऐसे पाए जा रहे हैं ना, ये क्या नाम से, नीजल्स ग्रेन्यूल। नीजल्स ग्रेन्यूल क्या है, नीजल्स ग्रेन्यूल कुछ नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। डन, ठीक है। क्या बनाएंगे बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, भाई सेल है ना तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो होगा, ठीक है, बस हो गया। अब ये जो डेंड्राइट, ध्यान समझो मेरी बात को, ये डेंड्राइट को सिग्नल कौन देगा, भाई हो सकता है इसके आगे कोई और न्यूरॉन जुड़ा हो सकता है ना कोई न्यूरॉन जुड़ा हो। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये एक्सॉन टर्मिनल होता है ना, ये एक्सॉन टर्मिनल या तो किसी न्यूरॉन से जुड़ा हो या तो तुम्हारे स्किन से जुड़ा हो। भैया तुम गर्म तवे पे हाथ रखते हो तो तुम सबसे पहले पता है किसको सिग्नल दे रहे हो, हैं? सबसे पहले तुम दे रहे हो इसको सिग्नल। आपका जो डेंड्राइट है वो वहां पर है, डेंड्राइट से तुरंत सिग्नल आया, डेंड्राइट से सिग्नल यहाँ गया, ये एक्सॉन टर्मिनल पे आया, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, दूसरे न्यूरॉन को दे दिया गया, ठीक है। यहीं पर वो बता रहा है कि देखो ये जो पीले पीले हैं ना, ये पीले पीले हैं, ठीक है। ये जो पीले पीले दिख रहे हैं आपको, ये दूसरे न्यूरॉन के एंडिंग है। तो पहला न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रहा है और इसको दे दिया इसने। फिर यहाँ पर भी देखो दूसरे न्यूरॉन का सर है, साइटोन है, तो ये सिग्नल लेके गया, इसने इसको दे दिया, ठीक। इस तरीके से ज्वाइनिंग होती है, ओके। ये जो ब्लूइश दिख रहा है आपको, ध्यान समझते जाना क्या बोल रहे हैं, एक एक चीज देखो। रेड वाला है एक्सॉन, एक्सॉन हिलॉक दिख रहा है आपको, रेड वाला है एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन हिलॉक, और उसके बाद निकला रेड वाला वो क्या है, एक्सॉन है। ये जो ब्लू, ये जो हरी हरी दिख रही है श्वान सेल, श्वान सेल के ऊपर की ये जो ब्लू मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं न्यूरोलेमा। और ये डार्क ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ब्लूइश कलर की दिखाई दे रही है माइलिन शीथ। कौन बनाता माइलिन शीथ, श्वान सेल बनाती माइलिन शीथ। बस ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये डायग्राम हमको बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो सेल बॉडी कितना न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। अच्छा क्या आपको मैंने अभी बोला कि नर्व्स जो न्यूरॉन्स होते हैं ना जीवन में एक ही बार बनते हैं, जितने आपको मिल गए ना वो सिर्फ रिपेयर हो सकते हैं, बन नहीं सकते, काहे नहीं होते। सेल डिवीजन के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल चाहिए मेरे लाल, जिसका नाम होता है सेंट्रियोल। वो बेचारों के पास नहीं होता तो इसलिए सेल डिवाइड नहीं होती। तो एक बार जितना न्यूरॉन मिल गया ना वो मिल गया, इसलिए दिमाग का इलाज थोड़ा डिफिकल्ट है।
सेल डिवीजन इज एब्सेंट, नीजल ग्रैन्युलर बॉडी एंड न्यूरल फाइब्रिल प्रेजेंट इन द नर्वस सेल। ठीक है, नीजल ग्रैन्यूल क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूरोफाइब्रिल क्या करते हैं, सपोर्ट। आगे बढ़े, दिस इज द सेल बॉडी, लुक एट दिस, एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, लुक एट दिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर हियर। डेंड्रॉन, ठीक है, देखो मैंने सब तुम्हें पढ़ा दिया, बस मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, देख लो, जो मैंने पढ़ाया है वही लिखा है। डेंड्रॉइड्स सेल प्रोसेस होते हैं, ब्रांच्ड होता है, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। ये क्या करता है, सेंट्रीपिटल कंडीशन, हाँ कंडक्शन है, ये वर्ड अभी आपको बताना है। सेंट्रीपिटल समझते हो, हैं? सेंट्रीपिटल का मतलब होता है केंद्र की ओर, टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब समझते हो, टू आउटसाइड ऑफ द सेंटर, समझे? तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन है। सेंट्रीपिटल मतलब कि भैया यहाँ से लिए तो तुम सेंटर की ओर ही तो आ रहे हो, हैं? कहाँ जा रहे हो? तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन करते हैं ये। आगे बढ़े, एक्सॉन सबसे लंबा पार्ट होता है, कवर्ड बाय एक्सोलेमा, ठीक है। एक्सॉन कहाँ से शुरू होता है, एक्सॉन हिलॉक से, ये जो दबा हुआ पार्ट दिख रहा है। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं, नीजल ग्रैन्यूल नहीं होते। टर्मिनल नॉब को साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, केमिकल्स होते हैं कटोरी में, जिसको हम साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। डन, ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये जो संरचना मैंने बनाई है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, तो ये अभी मैंने आपको सिखाया, समझाया, बताया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो, मैंने आपको सिखाया कि जो श्वान सेल होती हैं वो डायरेक्ट होती है, मतलब कंटिन्यूस होती हैं। ओके, किस कलर से बना दूँ यार, रेड से नो, ब्लू से नो, इस कलर से ही बनाती हूँ। देखो, तो मैंने आपको सिखाया, देखो श्वान सेल जो होती हैं ये कंटिन्यूस होती हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको न्यूरोलेमा दिख रहा है, ये देखो ध्यान से देखते जाना, ये कंटिन्यूस होती हैं, कंटिन्यूस इस तरीके से, ठीक है, ये ठीक। तो न्यूरोलेमा जो होती है वो कंटिन्यूस होती है क्योंकि श्वान सेल कंटिन्यूस होती है। बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, न्यूरोलेमा कंटिन्यूस होती है क्योंकि श्वान सेल कंटिन्यूस होती है, ठीक है। ये न्यूरोलेमा है अपनी, ओके। श्वान सेल कंटिन्यूस होती है इसलिए न्यूरोलेमा भी कंटिन्यूस होती है। पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो कि माइलिन शीथ के बीच में ये गैप खाली है, रेड कलर से करती हूँ, माइलिन शीथ के बीच में आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, ये देखो गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इस गैप को हम लोग कहते हैं बच्चों, ऐसा लिखूं मैं, इस गैप को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। समझ में आई बात? इस गैप को हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, जहां से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है या आयन का एक्सचेंज होता है। क्योंकि जहां जहां पर माइलिन शीथ है वहां से आप आयन को आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक्सॉन के ऊपर कवर पहना दिया है, तो आप वहां से कुछ नहीं कर पाओगे। आप कहां से कर पाओगे, जो गैप दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, समझ में आई बात? आप आयन का एक्सचेंज हमेशा यहां से कर पाओगे। डन। तो इसे आप क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या क्या सीखा आपने? हमने सीखा श्वान सेल कंटिन्यूस होती है, श्वान सेल अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म भी बनाती है और मेम्ब्रेन भी बनाती है। मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरोलेमा, ठीक है। और ये जो श्वान सेल होती हैं दे विल मेड द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कंटिन्यूस नहीं होती है, ये डिसकंटिन्यूस होती है। जहां पर माइलिन शीथ, दो माइलिन शीथ्स के बीच में गैप दिखता है, इसे हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, जहां से आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, यहाँ पर एक्सॉन हिलॉक भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। अब ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि एक्सॉन के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होता है एक्सॉन हिलॉक से, ठीक है। ये कहानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस नाउ। अब हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन सपोर्टिव सेल्स की या नॉन एक्साइटेबल सेल्स के बारे में, ठीक है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको टाइप्स बताए थे, ठीक है, ओके। सबसे पहला टाइप जो हम बात करने वाले हैं वो है, सबसे पहले टाइप के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एपेंडाइमल सेल्स। ध्यान से देखना, सबसे पहला जो बात हम कर रहे हैं वो है एपेंडाइमल सेल्स। एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा।
एपेंडाइमल सेल्स जो होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, ध्यान समझना। नॉन एक्साइटेबल सेल्स, सपोर्टिव सेल्स, न्यूरॉन तो हमने अभी बात कर ली पूरी, उसके बाद हम नॉन एक्साइटेबल सेल या सपोर्टिव सेल जो कि 50% होती हैं उनके बारे में एक एक करके बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं ये किस शेप की होती है, देखो एपेंडाइमल सेल्स में अगर आप देखें ध्यान से तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि देखो ना 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 ना, ये जो सेल होती हैं इनका शेप ही थोड़ा अलग होता है। देखो एक तो पहली बात यहाँ पर आपको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम दिखाई देगा और साथ में यहाँ पर आपको सीलिया भी दिखाई देंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है तो सीलिया नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम दिखाई देगा, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। डन हो गई, इतनी बात आपको समझ में आई? ओ ओ ओ, ठीक, ये हो गया ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर, ठीक, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, डन। और यहाँ पर ये क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। क्या है बच्चों, सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये क्या हो गया अपना सीलिएटेड एपिथेलियम। तो एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं इसका विशेष काम है, मैं आपको बताती हूँ कहाँ क्या कैसा होता है। अगर आप इस सेल को देखोगे ना मेरे लाल, ये सपोर्टिव सेल्स है, इट मीन्स टू से दैट कि ये कुछ ना कुछ सपोर्ट का काम कर रही होगी, कुछ प्रोटेक्शन वगैरह का काम कर रही होगी। तो यहाँ पर इस सेल के ऊपर आपको कैसा दिखाई देता है, जैसे ब्रश होता है ना, जैसे वैसे ऐसे ऐसे होते हैं ना ब्रश आपके, कोलगेट जिगजैग, ठीक। तो ब्रश बॉर्डर और नीचे होता है सीलिएटेड, ठीक है। अब ध्यान से समझना, लोगों को ये लगता है हैट साला तेरा दिमाग बिल्कुल खाली है, गधा है तू। देखो ब्रेन जो है वैसे सबका ही खाली होता है, पर अंदर ब्रेन के एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं CSF। ध्यान से समझना, ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का मतलब आपका ब्रेन और स्पाइनल का मतलब स्पाइनल कॉर्ड, तो दोनों में होता है ये, ठीक है। तो एक फ्लूइड होता है जिसे आप कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये जो एपेंडाइमल सेल्स होती हैं ये CSF का फॉर्मेशन भी करती हैं, ध्यान से समझना, ये CSF का फॉर्मेशन भी करती हैं और CSF का रिमूवल भी करती हैं, ठीक है। कैसे वो आप देखेंगे, ठीक है। ये CSF का फॉर्मेशन भी करती है और रिमूवल भी करती है, ठीक है। ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, देखो हर दिन जो है नया CSF बनता है। तो पुराने वाले CSF का क्या करते हैं मैडम, पुराने वाले CSF को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से एब्जॉर्ब करते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का काम तो हम सब लोग जानते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखो ब्रेन हमारा खाली है, ब्रेन में होते हैं वेंट्रिकल्स, जगह होते हैं ऐसे ऐसे, जैसे 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा, इन वेंट्रिकल्स में ये सेल्स पाई जाती हैं। उन वेंट्रिकल्स में कंटिन्यूसली ये सेल नया CSF बनाती रहती है। CSF की उपस्थिति की वजह से आपका जो ब्रेन का नेट वेट आता है वो 0.8 kg हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज बेयोंसी फोर्स की वजह से आपका जो अपेरेंट वेट होता है वो घट जाता है। आप लोगों ने फिजिक्स में चीज़ पढ़ी होगी, ठीक है। तो पर वैसे ब्रेन का वेट ज़्यादा है, पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CSF हमको 0.8 kg का लगता है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। तो ये जो सेल्स होती हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती भी है और उसे रिमूव करती है। रिमूव कैसे करेंगी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से निकालती जाएंगी, ब्लड में मिक्स करती जाएंगी, ब्लड में भेज देंगे, भाड़ में जाओ तुम, और फिर ब्लड जो है उसे रिमूव कर देगा जो भी चीज़ें होंगी। पर ये खैर वो बात अलग है। तो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से ये एब्जॉर्ब करती हैं और सीलेटेड एपिथेलियम है, तो उसका मतलब ये कि भैया तुमने एक जगह पर बना दिया है पर उसे पूरे ब्रेन के अलग अलग वेंट्रिकल्स में अलग अलग कमरों में जाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तो ये क्या है सब जगह पहुंचाने का काम करते। तो सीलेटेड एपिथेलियम से क्या करता है, मूवमेंट का काम CSF का, और उसे रिमूवल का काम किससे करते हैं, रिमूवल का काम करते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से। तो ये फॉर्म भी करती है, रिमूव भी करती है, और एक और चीज लिख देती हूँ, मूव भी करवाती है CSF को, ठीक है। आगे अब ये जो एपेंडाइमल सेल्स है, स्ट्रक्चर समझ गए, इनकी लोकेशन कहाँ है, पाई कहाँ जाती है वो देखिए। ये पाई जाती हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स में, समझ में आई बात। ये कहाँ पाई जाती हैं मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी, ये पाई जाती हैं मेरे लाल ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। आपके ब्रेन जो है ना उसमें अलग अलग कमरे होते हैं, इनको आप वेंट्रिकल्स कहते हैं, इन्हें ब्रेन वेंट्रिकल में पाई जाती है। और भैया ब्रेन में पाए CSF तो स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये पाई जाती है सेंट्रल कैनाल, ध्यान से देखो, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, SC लिख दिया मैंने, ठीक है, सेंट्रल कैनाल ऑफ
स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड बीच से खाली होती है, वहाँ पे CSF रहता है, ठीक है। ये कहानी सबको क्लियर हो गई, एपेंडाइमल सेल्स क्लियर हो गया। नाउ अब मैं एक और चीज़ दूसरी सेल्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, दूसरी जो सेल होती है, एक ही कलर से लिखती हूँ यार, ठीक। दूसरी जो सेल होती है वो होती है माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। दूसरी सेल कौन सी है बच्चों? माइक्रोग्लियल सेल्स। थोड़ा ऊपर लिखती हूँ ताकि मुझे जगह मिले अच्छे से। माइक्रोग्लियल सेल्स, ध्यान से देखना है ना, माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है, डन। अब ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू किसके होते हैं? लाइक किसके होते हैं? मैक्रोफेजेस के, ठीक है। कैसे होते हैं बच्चों? मैक्रोफेजेस के जैसे होते हैं। आपको उसमें पढ़ाया है मैंने, क्या नाम से, सर्कुलेटरी सिस्टम में। मैक्रोफेज क्या होता है? किसी भी इन्फेक्शन को खा लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज अ वर्क ऑफ मैक्रोफेजेस? ये किसी भी इन्फेक्शन को खा लेने का काम करते हैं। अगर मैं मैक्रोफेज नाम की WBC होती है ना, उसी के टाइप का शेप होता है ये, ठीक है। तो इसे हम माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं, जो कि प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन घुस गया गलती से, हालांकि ये चांस कम होता है क्योंकि ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, तो वहाँ ये कहानी थोड़ी सी अलग है, ध्यान से समझना। तो माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं, इट इज जस्ट लाइक द मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है बेटा? कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन यहाँ वहाँ घूम रहा है ना, उसको घपक 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 खाते जाओ, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि ब्लड ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन पहुंच भी गया तो उसको खाने का काम कर लेती है, ठीक है। आ गई बात समझ में? डन, ठीक है। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अगली जो सेल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो कौन सी सेल है मेरे बच्चों? वो इंपॉर्टेंट सेल्स है, वो है एस्ट्रोसाइट, ठीक है। वो क्या है बच्चों? एस्ट्रोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होती हैं वो बेसिकली किस शेप की होती हैं? वो होती हैं स्टार शेप की, ठीक है। एस्ट्रोसाइट कैसी? एस्ट्रो का मतलब ही क्या होता है? स्टार शेप। तो ये होती हैं आपके किससे, क्या नाम से? स्टार शेप के। ध्यान समझना, देखो ब्लड में इन्फेक्शन पहुंचना इज रियली वेरी इजी, ठीक है। भैया बुखार हुआ तो कहाँ इन्फेक्शन हुआ? ब्लड में इन्फेक्शन हुआ। कुछ गड़बड़ खा लिया है तो कहाँ इन्फेक्शन हुआ? ब्लड में इन्फेक्शन हुआ। क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन आसानी से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाता है। सो इट इज़ रियली वेरी वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट द इन्फेक्शन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्लड, ठीक है। And we can remove and we can cure the infection easily by taking of some antibiotics. But ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन पहुंच गया मेरे लाल, तब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये जो एस्ट्रोसाइट होते हैं, ये बनाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। समझ में आई बात? ये क्या बनाते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या होता है? देखो ध्यान से, देखो सपोज दैट कि यहाँ पर हमारा ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है, ठीक, और यहाँ पर हमारी ब्लड पड़ी हुई है, ठीक। तो अगर ब्लड से कोई चीज़ आसानी से ब्रेन में जाने लगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी यार, क्योंकि ब्रेन को क्योर करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट। तो एस्ट्रोसाइट जो है उसके थ्रू होते हुए जाती हैं, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें ब्लड से हमको ब्रेन को भेजनी है वो किसके थ्रू होते हुए जाएंगी? ब्लड ब्रेन बैरियर। एंड हु विल मेक द ब्लड ब्रेन बैरियर? द एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट ऑल्सो सिलेक्ट्स द मटेरियल, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों? ऑल्सो सिलेक्ट्स द मटेरियल, ठीक है। क्या करते हैं? ऑल्सो सिलेक्ट मटेरियल। सिलेक्ट मटेरियल का मतलब दे विल डिसाइड कि क्या भेजना है। ऐसे थोड़ी कुछ भी उठाया और भेजना शुरू कर दिया ब्रेन का। ब्रेन जो होता है ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है, इसको हमेशा अपने को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने ऐसे ही कुछ भी भेज दिया तो मे बी ब्रेन इन्फेक्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, शॉक पे चला जाए, बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो हमें जो है इवन ब्लड ब्रेन बैरियर इज ऑल्सो द शॉक एब्जॉर्बर। CSF जैसा होता है वैसे ये भी होता है। कोई भी प्रेशर, किसी भी तरीके का गड़बड़ी ब्रेन में नहीं भेज सकते। तो कोई भी चीज़ अगर आपको जानी है, ठीक है, वो किससे जाएगी? एस्ट्रोसाइट। अब एस्ट्रोसाइट क्या है? सेल है। पर ये जो सेल है इनकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है बच्चों? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कैसी मेम्ब्रेन होती है?
सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, किसकी? एस्ट्रोसाइट्स की, ठीक है। एस्ट्रोसाइट विल डिसाइड व्हाट टू कम, व्हाट टू नॉट, व्हाट टू सेंड, व्हाट नॉट टू सेंड इनटू द ब्रेन, ठीक है। सो इट विल मेक द ब्लड ब्रेन बैरियर। डन, इतनी बात क्लियर हो गई मेरी बच्चों को। नाउ आखिरी जो न्यूरॉन सपोर्टिव सेल्स हम लोग मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है, यहाँ से ऐसा ले लेती हूँ मैं, वो है आपकी ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान सेल, ठीक है, और श्वान सेल। चिल्ड्रन एंड श्वान से आया है, श्वान सेल, ठीक है। इन दोनों सेल्स का काम सेम ही है बच्चों, ठीक है, इन दोनों सेल्स का काम सेम है। दे विल फॉर्म, ठीक है, ये क्या बनाते हैं? फॉर्म माइलिन शीथ, ठीक है। ये क्या बनाते हैं बच्चों? माइलिन शीथ बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा ना माइलिन शीथ, ठीक है। पर दोनों में फर्क क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं ये सीएनएस की माइलिन शीथ बनाते हैं, सीएनएस माइलिन शीथ बनाते हैं, और श्वान सेल जो होते हैं ये पीएनएस की माइलिन शीथ बनाते हैं। समझो मेरी बात को, सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं उनका जो माइलिन शीथ बनाएगा वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में जो बहुत सारी नर्व्स इसमें हमने को पढ़ना है, उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फलाना नर्वस सिस्टम पढ़ना है ना हम लोगों को, तो उनमें जो न्यूरॉन्स बनते हैं उन पे जो माइलिन शीथ होती है वो कौन बनाते हैं? श्वान सेल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड द श्वान सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट forms the myelin sheath in between myelin sheath of the CNS neurons, and Schwann cell will form the myelin sheath of the peripheral nervous system, ठीक है। ये कहानी सबको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द श्वान सेल जो कंटिन्यूस है, सब जगह देखो श्वान सेल कंटिन्यूस है ना। ओलिगोडेंड्रोसाइट कौन सी होती हैं? जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन की माइलिन शीथ बनाते हैं। दीज आर द माइक्रोग्लियल सेल जो कि उसके जैसे होती हैं, मैक्रोफेजेस की तरह। दीज आर द एपेंडाइमल सेल, आपको दिख रहे हैं सीलिएटेड सेल्स, एंड दीज आर द एस्ट्रोसाइट विल फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। दिस इज द ब्लड, दिस इज द, सपोज दैट दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द एस्ट्रोसाइट। सो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 3 दिए हैं पर यहाँ पर होंगे 4, एंड दिस इज कॉल्ड एज, फोर्थ वन इज कॉल्ड एज एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें? एपेंडाइमल सेल्स। अब मैंने आपको ये बताया कि नर्वस सिस्टम में जो है वो पूरा एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है सिवाय एक सेल के। वो एक सेल पता है कौन सी है? वो एक सेल है ये मैक्रोफेजेस। कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड में। ब्लड का ओरिजिन क्या होता है? मीजोडर्मल। तो माइक्रोग्लियल सेल्स को हम मैक्रोफेज की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि इसका ओरिजिन भी कैसा होता है? मीजोडर्मल है। तो पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल है सिवाय माइक्रोग्लियल सेल्स के जो कि मीजोडर्मल ओरिजिन होती हैं। तो आपने इन सारी सेल्स में क्या देखा मेरे बच्चों? इन सारी सेल्स में हमने कॉमन चीज देखी कि दे विल नेवर कंडक्ट, ट्रांसमिट द सिग्नल, नेवर जनरेट द सिग्नल, बट दे विल help the nervous system to perform better and best. Take the screenshot of this slide. तो ये कहानी आप समझ गए सपोर्टिंग सेल्स के बारे में, न्यूरॉन आप समझ गए, ठीक है। तो न्यूरॉन में हम लोगों ने ये पॉइंट ना बार बार इसलिए रिपीट करी हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? ओके। तो श्वान सेल तो जो है हर जगह पाई जाती हैं। श्वान सेल कंटिन्यूस होती है, माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूस होती है। जहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है उसे हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। सपोर्टिव सेल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। नाउ बच्चों अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। देखो अलग अलग बेसिस पे हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले हम लोगों ने पढ़ा सेल्स पढ़ा, ठीक है, कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं। न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन सपोर्टिव सेल्स पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन हम न्यूरॉन्स के कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो है, ठीक है, ध्यान से देखना, ऑन द, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि क्या चीज आप निकाल रहे हो उससे। अलग अलग प्रकार के होते हैं ये। सबसे पहला देखोगे, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी का न्यूरॉन का टाइप होता है सबसे पहला एपोलर।
एपोलर का मतलब ये होता है कि इसमें ना तो डेंड्राइट है और ना ही एक्सॉन है। आई बात समझ में? इसमें ना तो कोई डेंड्राइट है, नो डेंड्राइट, ठीक है, एंड नो एक्सॉन। समझ में आ गई बात? ना कोई डेंड्राइट है और ना ही कोई एक्सॉन है, मतलब कोई पोलैरिटी नहीं है। अब आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया था कि जो नर्वस सिस्टम सीलेंट्रेटा का होता है वो नर्वनेट के फॉर्म में होता है, क्योंकि कोई पोलैरिटी ना होने की वजह से जो सारे न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से चिपके हुए रहते हैं, जो कि एक जाल जैसी संरचना बना देते हैं। और ये सबसे पहले एपोलर न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम कहाँ पढ़ा जाता है? सीलेंट्रेटा में पढ़ा जाता है। उनमें जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसमें डेंड्रॉइड एक्सॉन कुछ नहीं होता, इसलिए उन्हें पास पास रहना पड़ता है कि अगर किसी को स्टिमुलस मिला, किसी को सिग्नल मिला तो फट से दूसरे को चला जाए। तो एग्जाम्पल इसका क्या लिखूंगी मैं? सीलेंट्रेटा में ये पाए जाते हैं। डन हो गया, ये क्लियर हो गई बात। चलो अगली बात हम करते हैं। अगली बात दूसरा होता है, हाँ, एपोलर के बाद हम बात करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ध्यान से देखना, ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन में आपको एक पोलैरिटी दिखाई देगी, इट इज लाइक दैट, ठीक है। आपको इसमें एक एक्सॉन दिखाई दे रहा है, ओनली वन पोलैरिटी, एक चीज, एक सिर्फ चीज निकली ना, उधर डेंड्राइट नहीं निकला दिख रहा है। ऐसे न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान से देखिए, ये पाए जाते हैं एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट। समझ में आई बात? इवन हम लोग जब बच्चे थे, हमारा जब एम्ब्रियो थे हम लोग, तो हम लोगों में ऐसे न्यूरॉन पाए जाते थे, ठीक है, जिसमें एक पोलैरिटी थी, बाद में वो मल्टीपोलर में कन्वर्ट हुए। नाउ यूनिपोलर के बाद हम बात करेंगे स्यूडो यूनिपोलर के बारे में। स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये ऐसा लगेगा हमको देखने में, ध्यान से देखना, हमको ऐसा देखने में लगेगा कि साला ये है यूनिपोलर, पर ये जो है ये कमबख्त पापी प्राणी, ठीक है, खून चूसने वाली चुड़ैल जो है, इसने क्या किया, बाद में चल के क्या बना लिए, बाद में चल के क्या बना लिया, बाद में चलकर ये बना लिए आपके दो ब्रांचेस, ठीक है। एक बना लिया क्या भैया मेरे, एक बना लिया डेंड्राइट, ध्यान से देखना, ठीक है, एक बना लिया डेंड्राइट, ठीक है, और एक बना लिए एक्सॉन, ठीक है। तो एक्चुअली ये है बाइपोलर न्यूरॉन, पर हमको ऐसा लगता है कि ऐसा सीधे जा रहा है तो यूनिपोलर होगा, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। नाउ अब अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान से देखो, ये पाए जाते हैं डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्या है, ये आपको रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ब्लैक से लिख लेती हूँ, नहीं बाइपोलर भूल गई क्या, बाइपोलर, ठीक। बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन जो है इसमें आपको दो पोलैरिटी दिखाई देगी, ठीक है। एक आपको दिखाई देगा डेंड्रॉन, ठीक है, और एक आपको दिखाई देगा एक्सॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको एक्सॉन हो गया और ये हो गया डेंड्रॉन, ठीक है। डेंड्रॉन की ही ब्रांचेस होती है डेंड्राइट, ठीक है। एक डेंड्रॉन दिखा, कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ डेंड्रॉन एक्सॉन। एग्जाम्पल, ये कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना में पाए जाते हैं, और ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जहाँ से आप स्मेल करते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, और सीधे आपके स्मेल के सिग्नल को कहाँ लेके जाते हैं? ब्रेन में लेके जाते हैं। समझ में आई बात? एपोलर, जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, सीधा एक ऐसा सेल बॉडी रखी हुई है। ये क्या है बच्चों? दिस इज द सेल बॉडी। ये क्या है? सेल बॉडी, जिसमें ना डेंड्रॉन है ना एक्सॉन है। डेंड्रॉन क्या होता है? दिस इज द डेंड्रॉन, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सॉन। अगर इसकी ब्रांचेस निकलने लगे तो ये डेंड्राइट होता है, जो कि मल्टीपोलर न्यूरॉन में होते हैं। यूनिपोलर में एक्सॉन होगा, नो डेंड्रॉन, ठीक है, या एक पोलैरिटी होगी, एक्सॉन डेंड्रॉन, जो मानना है मान लो उसको, ठीक है। इसमें हमें दिखेगा कि यूनिपोलर है, पर वो है क्या? बाइपोलर। उसमें डेंड्राइट भी है, डेंड्रॉन भी और एक्सॉन भी। यहाँ पे बाइपोलर में ट्रूली डेंड्रॉन और एक्सॉन होते हैं। रेटिना ऑफ आइज में हम लोग पढ़ेंगे भी बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में, और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। नाउ लास्ट होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन,
मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, ये स्ट्रक्चर, दिस इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें आपने बहुत सारी ब्रांचेस इसकी देखी, ठीक है। इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन, डेंड्राइट और बहुत सारी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है। तो सिग्नल अलग अलग कनेक्शन से अलग अलग, अब एक ही न्यूरॉन यहाँ पे न्यूरॉन अलग अलग कनेक्ट हो, यहाँ पे अलग कनेक्ट हो, यहाँ पे अलग कनेक्ट हो, तो हो सकता है कि अलग अलग न्यूरॉन इसमें कनेक्ट हो, तो सिग्नल आता जाएगा और सेल बॉडी को हम देते जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस हो सकते हैं बिकॉज इट इज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। डन हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों को? डन, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, नाउ अब हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है। इसके आधार पर माइलिन शीथ है या नहीं है, इसके आधार पर दो प्रकार के न्यूरॉन हो सकते हैं। या तो न्यूरॉन कैसा हो, माइलिनेटेड हो, ठीक है, या तो न्यूरॉन कैसा हो बच्चों, माइलिनेटेड हो। माइलिनेटेड न्यूरॉन को हम मेड्यूलरी न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है, माइलिन शीथ होगी इसमें, ठीक है। और एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती, ठीक है। माइलिन शीथ नॉन माइलिनेटेड, यार नॉन माइलिनेटेड, डन। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस समझना। देखो श्वान सेल, यहां पे लिखूंगी, श्वान सेल इसमें होती है और इसमें भी होती है, पर इसमें माइलिन शीथ होती है, इसमें माइलिन शीथ नहीं होती है, ठीक है। इसे हम नॉन मेडुलरी न्यूरॉन भी कहते हैं, नॉन मेडुलरी न्यूरॉन। अब आपको मेरी बात ध्यान से समझना है, ठीक है। माइलिन शीथ है या माइलिन शीथ नहीं है, ध्यान समझना, माइलिन शीथ है या माइलिन शीथ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि एक्सॉन और श्वान सेल का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। श्वान सेल अगर हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, एक्सॉन होता है, वो श्वान सेल को चीरता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है कि ये हो गई आपकी श्वान सेल, दिस इज द श्वान सेल, और इसके अंदर ये हो गया एक्सॉन, ठीक। तो इसमें ध्यान समझना, ये हो गया एक्सोलेमा, दिस इज द एक्सोलेमा, दिस इज एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ठीक है, दिस इज द श्वान सेल, ठीक है, दिस इज द श्वान सेल एंड दिस इज द न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा क्या होती है, श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम न्यूरोलेमा कहते हैं। अब ध्यान से समझो, माइलिन शीथ किसी न्यूरॉन में है मेरे बच्चों या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि एक्सॉन और श्वान सेल का अरेंजमेंट कैसा है। अगर मान लो कि सपोज दैट, मान लो, ध्यान से देखना है, मान लो ये एक्सॉन है और ये श्वान सेल को ऐसे चीरता हुआ चला जाए अंदर, ठीक, तब माइलिन शीथ नहीं बनेगी। तो एक्सॉन क्या है, ऐसे चीरता, ऐसे ऐसे इस स्ट्रक्चर को ऐसा रखो, तो ऐसा पार हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को ऐसा रखो जैसे प्लेट रखते अपन, तो ये एक्सॉन बीच में दिखाई दे रहा है कि नहीं, बीच से निकल जाएगा, इसमें माइलिन शीथ नहीं बनेगी। इफ एक्सॉन चीरता हुआ द श्वान सेल, कभी भी माइलिन शीथ नहीं बनेगी, ठीक है। माइलिन शीथ कब बनेगी, ठीक है, माइलिन शीथ कब बनेगी वो ध्यान से देखो, ठीक है। माइलिन शीथ तब बनेगी when श्वान सेल, ध्यान से देखोगे, when श्वान cells spirally wrapped around एक्सॉन, ठीक। अगर श्वान सेल, जैसे अगर आप इसमें देखोगे, ध्यान से देखो ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहां पर आपको कंटिन्यूस दिख रही है और ऐसे ऐसे दिखे, मतलब अगर इसको मैं ऐसे देखो तो ऐसे ऐसे चारों तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके। तो माइलिन शीथ तब बनती है जब श्वान सेल एक्सॉन के चारों तरफ रैप्ड होती है स्पाइरली, ठीक है। अब आपको एक और कंसेप्ट समझाती हूं, ठीक,
ध्यान से समझना। देखो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ठीक है, और ये श्वान सेल है। ध्यान से समझना है, ये है श्वान सेल, ठीक। पर्पल वन इज द श्वान सेल, ठीक है। यहाँ पे SC लिख देती हूँ मैं, समझा रही हूँ मैं। और ये हो गया एक्सॉन, ठीक। अब कुछ समय के बाद जब माइलिन शीथ बनना शुरू होगी तो क्या होगा बताओ मुझे। देखो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है ना। अब माइलिन शीथ जो है भाई ये स्पाइरली ऐसे 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 बाइंड होती जाएगी, मतलब ऐसे घूमती जा रही है, ठीक है। ओह ठीक, चलो अब ध्यान से देखो, ठीक। तो ये माइलिन शीथ ऐसे ऐसे घूमती जा रही, ध्यान से देखते जाना है ना, क्योंकि यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं समझाऊंगी। नहीं, अंदर से नहीं बनाना है मुझे, बाहर से बनाना है, ठीक। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रैप करते जा रहे हैं, ठीक टिक 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 टिक। एक्चुअली मैं इसका डायग्राम लेके आई, मैं वहीं से दिखा देती हूँ यार, टिक टिक टिक। चलो देखो, अब ये देखो, हाँ ये बढ़िया डायग्राम है। माइलिनेटेड नर्व देखो, ध्यान से समझना। देखो ये है आपका एक्सॉन, द येलो वन इज द एक्सॉन, ठीक है। इसके चारों तरफ माइलिन शीथ होगी, ठीक है। अब अगर इस एक्सॉन के चारों तरफ, ये एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ जो है बनती जा रही है, श्वान सेल माइलिन शीथ बनाती जा रही है, डन। माइलिन शीथ बनाती जा रही है, ठीक। माइलिन शीथ बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही है। और ये वाला जो हिस्सा है, ध्यान समझना, ये वाला जो हिस्सा है, ये रहा ना, ये दिख रहा है ना आपको, है ये देखो श्वान सेल यहाँ पर है। तो एक्सॉन के चारों तरफ इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से माइलिन शीथ बनती जाती है। पर यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपने पढ़ा कि माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं होती, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि माइलिन शीथ जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती। तो ऐसा क्या हुआ बच्चों कि माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे नहीं है। देखो ये एक्सॉन के चारों तरफ जब रैपिंग होती है माइलिन शीथ, जब माइलिन शीथ की रैपिंग होती, ध्यान समझना, ये होती है माइलिन शीथ की रैपिंग होती जा रही है, 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 ठीक है, ये होती जा रही है। पर अगर आप एक साइड देखो, ये रैपिंग हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो और ये, ठीक। सो दिस इज द श्वान सेल, ये क्या है आपकी श्वान सेल, ठीक है, ओके। अब रैपिंग होती जा रही है एक्सॉन के चारों तरफ। अगर आप ये वाला एरिया देखो, ब्लैक कलर से लेती हूं, अगर आप ये एरिया अरे यार ये एरिया देखो तो यहाँ पर माइलिन शीथ बहुत ही थिन है, मतलब एक्चुअली यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोटा मोटा दिख रहा है सब, ठीक। पर यहाँ पर देखो क्या हो गई है, श्वान सेल की थिनिंग हो रही है। आपको पता है, आपने देखा कि श्वान सेल तो हर जगह है, पर जहाँ पर भी श्वान सेल थिन होंगे वहाँ पर माइलिन शीथ नहीं बनेगी, ठीक है। श्वान सेल का एक प्रॉपर डेंसिटी, मान लो यहाँ पे श्वान सेल है पर वो इतना थिन था कि वो माइलिन शीथ नहीं बना पाया। सिर्फ इतना याद रखो, ये सब छोड़ो। यहाँ पर जो यहाँ पर ये कौन सा एरिया है, ये वाला कौन सा एरिया, दिस इज द नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है, दिस इज द नोड्स ऑफ रैनवियर। यहाँ पर कोई माइलिन शीथ नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर जो श्वान सेल्स होंगे ये बहुत ही पतले होंगे, दुबले पतले खुसट होंगे, तो ये माइलिन शीथ बना ही नहीं पाएंगे। जहां पर माइलिन शीथ, वहां पर ही माइलिन शीथ बनेगी जहां पर देखो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त श्वान सेल होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी तक, डन। तो कहां पर श्वान सेल बनेंगे, जहां पर माइलिन शीथ बनेगी, जहां पर श्वान सेल जो है बढ़िया तंदुरुस्त होंगे। जहां पर भी श्वान सेल की थिनिंग होगी वहां पर माइलिन शीथ देखो कंटिन्यूसली प्रेजेंट होगा, हर जगह प्रेजेंट होगा, चाहे नॉन माइलिनेटेड हो माइलिनेटेड हो। पर यहाँ पर अरेंजमेंट की वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सॉन बीच से पेनिट्रेट कर गया। और यहाँ पर जो माइलिन शीथ कंटिन्यूस इसलिए नहीं होती क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर श्वान सेल बहुत पतले होते हैं, तो माइलिन शीथ सिंथेसाइज नहीं होती उस जगह पर, उस जगह को हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। अब आपको एक और बात समझाती हूँ, देखो
यहाँ पे देखो, ये एक्सॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं अपन लोग, दिस इज द माइलिन शीथ। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं श्वान सेल, ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल और न्यूरोलेमा। डन, ये पढ़ा हम लोगों ने, ये देखो बना देती हूँ ऐसे। अब आपको मैं बताती हूँ, देखो माइलिनेटेड नर्व में इंपल्स का कंडक्शन, देखो ध्यान से देखते जाना, माइलिनेटेड नर्व में नर्व का कंडक्शन बहुत फास्ट होता है। माइलिनेटेड नर्व में नर्व कंडक्शन इज वेरी क्विक एंड फास्ट। समझ में आई बात? ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। यहां पर नर्व कंडक्शन इज वेरी वेरी स्लो। नर्व कंडक्शन यहाँ का बच्चों बहुत ज्यादा धीरे होता है, ठीक है। नर्व कंडक्शन कैसा होता है मेरे लल्ला, नर्व कंडक्शन इज वेरी स्लो। व्हाई सो? देखो बेटा, अब यहां से मान लो कोई आयन चला जा रहा है, सपोज दैट सोडियम चल रहा है, कोई भी आयन चला जा रहा है। अब यहां से आयन एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर तो माइलिन शीट है, कपड़े पहने बैठे हो, कुछ हो ही नहीं सकता। भाई ठंडी में कपड़ा क्यों पहनते हैं? इंसुलेशन के लिए। ठंडी में तुम स्वेटर पहन के क्यों निकलता है? तो क्या, ताकि शरीर को इंसुलेशन मिले, गर्मी मिले, आग मतलब आग ना जले पर फिर भी गर्मी मिले अपन को। तो यहाँ पर हम जहां पर भी माइलिन शीट होगी ना, वहां पर नर्व का या इंपल्सेस का, सिग्नल्स का आर पार नहीं कर सकते। तो कहां पर माइलिन शीट नहीं है? नोड्स ऑफ रैनवियर में। तो हम हमेशा नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे करते हैं भैया? यहां से अपन ने सिग्नल ट्रांसमिट किया, ठीक है, तो यहां से मान लो सिग्नल आया, तो पता तुमको सिग्नल यहां से गया और यहां पर निकला, ठीक है, फिर उसके बाद यहां से गया, ठीक है, फिर यहां पे घुसा। तो यहां पर कैसा सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान से देखना, मैं आपको इस न्यूरॉन से बताती हूँ, जो मेन वाला न्यूरॉन है, बड़ा वाला न्यूरॉन है ना, उससे। तो यहां पर सिग्नल का ट्रांसमिशन ऐसा होता है, ऐसा कूद कूद कर यहाँ पर एक्सचेंज होगा, फिर यहाँ से यहाँ एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर एक्सचेंज होगा, यहाँ से यहाँ पर एक्सचेंज होगा, यहाँ से यहाँ एक्सचेंज होगा। तो आयन का एक्सचेंज हमेशा नोड्स ऑफ रैनवियर पे ही होता है क्योंकि वहां पर कोई कपड़ा ही नहीं पहने, तो वहां से आसानी से नर्व कंडक्शन का जो है अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब वहां से सिग्नल का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो कूद कूद के कर रहे हो ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे नर्व कंडक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान से देखना, क्या बोल रही हूं मैं, कि ऐसे कंडक्शन को जो कूद कूद कर होता है, ऐसा 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 ऐसा, इसे आप कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, साल्टेटरी, ठीक है, कंडक्शन, इसका मतलब है कूद कूद कर, साल्टेटरी कंडक्शन, कूद कूद कर, क्योंकि एक्सचेंज कहां पर हो रहा है, कहां पर हो रहा है? नोड्स ऑफ रैनवियर पर। ये स्लो के होते हैं क्योंकि इनके पास है ही नहीं बेचारों के पास, तो ये तो जो है तो इनका आयन लीकेज चलता ही रहता है, धीरे 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 पूरे एक्सॉन के मेम्ब्रेन पर ही एक्सचेंज करते रहते हैं, तो स्लो हो जाता है। भाई एक बार तुम पूरी एनर्जी को कलेक्ट करो, एक लात किसी को मारो और फिर वहीं पर वो गिर जाए, बजाय इसके कि उसको धीरे धीरे 100 लात मारो, तो ज्यादा तेज कौन सा लात पड़ेगा? जब बहुत तेज मारोगे आप। तो माइलिन शीथ में कंडक्शन क्विक इसलिए होता है क्योंकि कूद, आप सिर्फ एक्सचेंज लाए, खटाक से उधर फेंक दिए, पूरा इकट्ठा किए, लाए उधर फेंक दिए। यहां पर नॉन माइलिनेटेड नर्व में थोड़ा 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 धीरे 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 नर्व कंडक्शन होता रहता है, ऑल अलोंग विद द एक्सॉन। सो इफ द नर्व इंपल्सेस और द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस ऑल अलोंग थ्रू द एक्सॉन, तो वो स्लो होगा। अगर माइलिनेटेड नर्व होगा तो वो एक्सचेंज कहां पर होगा? नोड्स ऑफ रैनवियर पे, तो वो फास्ट होगा। डन, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? डन हो गया। चलो अब मैं आपको थर्ड जो टाइप ऑफ न्यूरॉन बता रही हूं वो है टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। चलो इससे पहले थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, ये जो इतनी सारी कहानी पढ़ा दी मैंने थोड़ी सी, है ना, आ जाओ देख लो। ये हो गया था माइलिनेटेड नर्व, नॉन माइलिनेटेड नर्व। ये माइलिन कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये माइलिनेटेड, ये नॉन माइलिनेटेड नर्व है। यहाँ पे नर्व कंडक्ट, देखो यहाँ से ऐसा ट्रांसमिशन होता है, ये यहाँ पे एक्सचेंज होगा, फिर यहाँ से यहाँ एक्सचेंज होगा, तो फास्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड कैसा है, देखो दिस इज द माइलिनेटेड नर्व। नाउ ये भी बताया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, नॉन पोलर जिसमें कुछ नहीं होता, जिसमें कुछ नहीं होता। ये बेटा सीलेंट्रेटा इसका एग्जांपल है, ठीक है, सीलेंट्रेटा।
ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड, ये बता दिया मैंने। यूनिपोलर न्यूरॉन का भी एग्जांपल मैंने आपको बताया, बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, मल्टीपोलर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। आगे पढ़ें, ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो डेंड्रॉन और एक्सॉन। यूनिपोलर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक्सॉन दिखाई दे रहा है। बाइपोलर में डेंड्रॉन भी दिख रहा है, एक्सॉन भी दिख रहा है। स्यूडो यूनिपोलर में दिखेगा यूनिपोलर पर है बाइपोलर। मल्टीपोलर में तो बहुत सारी पोलैरिटीज है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इसके बारे में, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द न्यूरॉन क्लासिफिकेशन। देखो क्या होता है। अब एक और चीज देखो, ठीक है, यहाँ पर छूट गई है पर मैं बता देती हूँ अभी, देखो ध्यान से, है ना, डायग्राम में दिखाती हूँ मैं, ये वाला देखो, देखो यहाँ पर मैं तुमको कुछ समझाती हूँ। देखो, जब हम माइलिन शीट को ऐसे ऐसे रैप करते जाते हैं, ध्यान समझना स्ट्रक्चर को, देखो एक्सॉन के चारों तरफ जब माइलिन शीट को हम ऐसे ऐसे रैप करते जाते हैं, तो रेड कलर से ड्रॉ करती हूँ मैं ये, तो ये वाला हिस्सा देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये अपन लोग एक माइलिन शीट है, ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन के चारों तरफ जब हम माइलिन शीट को ऐसे ऐसे रैप करेंगे मेरे बच्चों, ऐसे 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 रैप करेंगे, तो एक ऐसा हिस्सा आएगा जहां पर माइलिन शीट, ये देखो बाहर है ना, सबसे आउटर वाला, जो सबसे मतलब एंड, मतलब पूरा रैप करोगे पर एक हिस्सा तो ऐसा रहेगा जहां से ओपनिंग होगी, ठीक है, ये देखो। तो ये वाला जो आउटर हिस्सा है बच्चों, अरे रैप कर दिया, अरे हाँ, तो ये वाला जो आउटर हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस, ये वाला, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे आउटर वाला, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोलेमा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोलेमा। आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला? जब पेपर को हम रैप करते हैं, बहुत ही गंदा लिख दिया मैंने, थोड़ा मेरे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये जो है इसे हम कहते हैं न्यूरोलेमा, लेमा, ठीक है, ध्यान समझ में आए, ये है न्यूरोलेमा, दिस इज द न्यूरोलेमा। तो सबसे जो आउटर लेयर होती है माइलिन शीट की, सबसे आउटर, ठीक है, ये तो कंसेंट्रिक लेयर बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है उसको हम न्यूरोलेमा कंसिडर करते हैं। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? तो मान लो ये एक्सॉन है, ये श्वान सेल है, ठीक है, ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल है। अब ये श्वान सेल यहाँ पर माइलिन शीट बनाई जा रही है, पर सबसे आउटर में जो माइलिन शीट ये बनाई, इसको आप क्या कहते हैं? न्यूरोलेमा, ठीक है। एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना, ठीक है। नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड नर्व, देखो जो माइलिन होता है, ध्यान से समझना, जो माइलिन होता है, नहीं, जो न्यूरोलेमा होता है, हाँ माइलिन जो होता है, जो माइलिन होता है, व्हाट द हेल, भूता है बोर्ड, सही में कुछ तो है इस बोर्ड में। माइलिन जो होता है ये लिपिड का बना होता है, ठीक है, और लिपिड किस कलर का होता है? फैट कलर का होता है। इसलिए माइलिनेटेड नर्व, देखो माइलिनेटेड नर्व मतलब एक्सॉन माइलिन शीट से कवर होगा, माइलिन शीट लिपिड से बनी हुई होती है, लिपिड का कलर होता है सफेद, तो ये हमेशा आपको कैसे दिखाई देंगी? वाइट। इसमें कोई नहीं होता तो ये हमेशा कैसे दिखाई देती हैं? ग्रे। दोनों का कलर याद रखिएगा आप, ठीक है, वो दिखाई देती है वाइट, ये दिखाई देती है ग्रे। डन। अब मैं आपको फाइनल पढ़ाने वाली हूं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, neuron on the types of neuron on the basis of function, ठीक है। देखो फंक्शन, ठीक, अब ध्यान से समझना, ये है आपका सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। जैसे मान लो हाथ है, ठीक है, हाथ को गर्म तवे में रख दिया, उसके बाद क्या होता है? होता है कि नहीं होता? इस स्किन में क्या होते हैं? रिसेप्टर। इस स्किन में क्या होते हैं बच्चों? रिसेप्टर होते हैं। ये हो गया रिसेप्टर, ठीक। अब ये जैसे ही गर्म तवे पे हाथ रखा तो क्या निकले बच्चों? रिसेप्टर न्यूरॉन निकले। आपके हाथ से क्या पास हो रहे हैं? रिसेप्टर न्यूरॉन, ठीक है। क्या पास हो रहे हैं? रिसेप्टर न्यूरॉन,
क्योंकि सेंसरी ऑर्गन है, रिसेप्टर है, इसको हम सबसे पहले सेंस कौन करता है, हाथ ने सेंस किया, तो उसको हम सेंसरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सेंसरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। अब रिसेप्टर न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसी को हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन से निकल रहा है, जहां पर आपको सबसे पहले सेंस होगा। रिसेप्टर न्यूरॉन कहते हैं, कोई रिसेप्टर है, एफरेंट मतलब लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ये सिग्नल लेके जाता है कहां पर, सबसे पहले लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाता है, सीएनएस, ठीक है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाता है। उसके बाद सिग्नल यहां से वापस निकलता है और वापस रिसेप्टर ऑर्गन में आता है। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं, कौन सा न्यूरॉन बताइए, और रुको, वापस आता है और इससे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, इससे प्रोड्यूस होता है रिस्पॉन्स। समझे आप मेरी बात को, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, रिस्पॉन्स। भैया तवे में आपने हाथ रखा, रिसेप्टर न्यूरॉन सिग्नल लेके गए, सेंसरी न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं सीएनएस तक, सीएनएस से वापस कुछ न्यूरॉन निकले। वो न्यूरॉन कौन से हैं, वो न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन, वो न्यूरॉन है बच्चों मोटर न्यूरॉन। इन्हें हम इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, डन हो गया, इसे मोटर न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, और सिर्फ रिसेप्टर आपके हाथ में आया और आपने तुरंत रिस्पॉन्स शो किया, गर्म तवे से हाथ हटा लिया। एक और न्यूरॉन होता है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक है, रिले न्यूरॉन। ठीक है, रिले न्यूरॉन या इसी को हम एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटेड न्यूरॉन, इसी को हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, डन। अब क्या होता है कि क्या सिग्नल आया, कितने स्पीड से सिग्नल आया, कौन सा सिग्नल देना है, दोनों के बीच में कनेक्शन, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन, कि सेंसरी से लिया मोटर को दिया, तो ये बीच में, जैसे रिले रेस अपन दौड़ते थे ना बचपन में, डंडी लेके दौड़ते थे और जल्दी से जाते थे और फिर दोस्त को दे देते थे, फिर वो दौड़ता था। तो ये डंडी लेके आया, इसने सबसे पहले किसको दिया, रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन दौड़ के गया और उसने अपनी डंडी किसको दे दी, मोटर न्यूरॉन की। तो रिले न्यूरॉन कौन सा होता है, जो बीच का होता है, वो डंडी लेने के लिए इंतजार करता है और डंडी दूसरे को दे देता है। ठीक है, तो ये रिले न्यूरॉन। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। नंबर 1 इज द सेंसरी न्यूरॉन, जो सिग्नल को सीएनएस तक लेके जाता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। रिले न्यूरॉन जो इंटरप्रेट करता है कितना दूं क्या देना है। ठीक है, और उसके बाद वो देता है सिग्नल मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जिसे हम इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, ये सिग्नल लेकर वापस सेंसरी ऑर्गन तक आ जाता है और आप रिस्पॉन्स शो करते हो। डन हो गया। अब इसको आप देख लो कैसे होता है कहानी। ठीक है, ओके, सेंसरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑन योर सेंसरी ऑर्गन, जो सीएनएस लेके जाते हैं, जिन्हें हम एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। इंटर न्यूरॉन, इंटरकनेक्शन न्यूरॉन, जिसे हम रिले न्यूरॉन कहते हैं, जो वो कहते हैं हाँ बता, अब तुम जितना फास्ट ले जाओगे इंटर, भाई दूसरा जो तुम्हारा दोस्त होगा रिले न्यूरॉन, उतना तेज वो मोटर न्यूरॉन को देगा। तो इंटरप्रेट करता है कितनी स्पीड से देना है, क्या देना है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन जो सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जा रहा है, हाथ इज इफेक्टर ऑर्गन, इसीलिए हम इफरेंट न्यूरॉन भी इसे कहते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया, रिले न्यूरॉन ने इंटरप्रेट किया, मोटर न्यूरॉन को दिया, मोटर न्यूरॉन से वापस हाथ में आ गया। सो बच्चों, टोटल एक बार अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आई होप बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखा दी है मैंने, बहुत सारी चीजें, मजा आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, मजा होना चाहिए जीवन में मजा नहीं तो सब सजा है। ठीक है, मजा रजा जीवन में बना रहना चाहिए। सो आज हमने पढ़ा द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक जो एक्साइट होती हैं और नर्व इम्पल्स को जनरेट करती हैं, कंडक्ट करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं, एक जो सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ये सारी कहानी। ठीक है, फिर मैंने आपको न्यूरॉन सबसे पहले शुरू किया, जो कि एक एक्साइटेबल सेल है, इसके पार्ट्स बताए मैंने आपको। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताई। फिर मैंने आपको नॉन एक्साइटेबल सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम ग्लियल सेल्स भी कहते हैं, इन्हें हम न्यूरोग्लियल सेल्स भी कह सकते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, बताया कि इसका क्या फंक्शन होता है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है,
उसके बाद मैंने आपको बताया कहाँ पर, फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर फंक्शन, ठीक है, एंड देयर टाइप्स ऑफ, जैसे न्यूरॉन और टाइप और पढ़े नॉन एक्साइटेबल सेल्स के बारे में, उसमें भी मैंने न्यूरॉन के भी डिफरेंट टाइप्स आपको बता दिए। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज 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 इसे बार बार देखो, रट डालो, घोट डालो, पी डालो, पढ़ते रहो जब तक कि याद ना हो जाए। एनसीईआरटी जिसे हम सोचते हैं कि फलाना पन्नों की किताब है, यूं यूं पढ़ लेंगे हम, एनसीईआरटी भले ही पतली किताब है पर उसे डिकोड करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट, और उसे याद कर पाना, जब तक आप वीडियोस नहीं देखोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक इस तरीके से आप पढ़ोगे नहीं, आप उसे डिकोड नहीं कर पाओगे। तो एनसीईआरटी, सबको लगता है एनसीईआरटी है क्या, 300-400 पन्ने हम पढ़ लेंगे, ठीक है, पर याद रखना बच्चों कि भले ही वो 150-200 पन्ने की किताब है, पर 150-200 पन्ने पढ़ने के लिए कम से कम 2000 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप जो कहानी मैंने आपको समझाई आपको समझ में आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।